सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर पूरा कार्यक्रम जारी है। संगम नगरी में साहित्य प्रेमी यहां पर पहुंचे हुए एक मंच पे एक साथ नजर आ रहे हैं। पुस्तकालय का लोकार्पण कार्यक्रम है यहां पर, और यहां स्वर्गीय कैलाश गौतम जी की स्मृतियों को याद किया जा रहा है, संजोने का काम हो रहा है। मेरे बड़े भाई वीके राय साहब, बड़े भाई अजीत सिंह जी, कैलाश गौतम जी, मयंक द्विवेदी जी, आसिफ आजमी जी और सुधीर राय जी, पीयूष मिश्र जी, मेलाधिकारी भी रहे आप, मेरे सहयोगी अनिल राय और इस सभागार में उपस्थित प्रिय बच्चों एवं देवियों एवं सज्जनों, जब से मानव सभ्यता विकास में आई और आज से 3 लाख साल पहले का इतिहास है, जो वैज्ञानिक कहते हैं कि 3 लाख वर्ष पूर्व आदमी आदि मानव के रूप में रहता था। तब तक कोई सभ्यता का जन्म नहीं था और जीवों में और आम आदमी में कोई बहुत अंतर नहीं था। और सबसे बड़ा मनुष्य के जीवन में क्रांति तब आई जब एक चीज का आविष्कार हुआ, और वो आविष्कार है आग का, अग्नि का। जब आदि मानव ने अग्नि का आविष्कार किया तो मानव के जीवन में सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन ये था कि जैसे मुश्किल से सूर्यास्त होने से पहले ही आदि मानव पेड़ों पर बहुत ऊपर जाकर छिप जाते थे और दिन निकलने के बहुत बाद निकलते थे, क्योंकि आम जीवों के द्वारा उन्हीं का शिकार न हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी संभावना थी। और मैंने जीव जंतुओं में कीड़े मकोड़ों से ऊपर थोड़ा हमारी ताकत थी, उसके अलावा जंगल के सारे जानवर हमसे मजबूत ही थे। लेकिन आग के आविष्कार ने हमारी हाथों में जो ताकत दी, उससे हम हाथी शेर चीते सबको डराने में सक्षम रहे, और हमने वहां से सिविलाइजेशन की शुरुआत की। और जब आग का आविष्कार हुआ तो आदि मानव से भाषा का विकास, ये सब चीजों के विकास में लगभग 1 लाख साल लगा। 1 लाख साल बाद आदमी ने यात्रा की और समूहों में रहने लगा। उसके बाद समय बीता। मैं इसको 5-6 कालखंडों में बांट देता हूं। तो पहला कालखंड था आग के आविष्कार का, दूसरा कालखंड था समूह में रहने का, तीसरा कालखंड था मानव सभ्यता के निरंतर विकास के क्रम में आगे बढ़ते हुए छोटे मोटे हथियार हम बनाना सीख गए, जैसे खुरपी, कुदाल, ये सब उस जमाने हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी इनका प्रमाण मिलता है। उससे पहले ये सब चीजें हमने बनानी सीखी थी। तो कह सकते हैं कि वेरी लोअर सेमी लेवल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो हम 4 कालखंड तक पहुंचे। उसके बाद राजशाही आई, उसके बाद हम बहुत कुछ बनाने लगे, कपड़ा बनाने लगे, सोने चांदी की धातुओं से हमारा परिचय हुआ, सब धातुओं के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, ऋषि परंपरा आई, और भारत का इतिहास जो आज हम विश्व गुरु दोबारा से बनने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, हम विश्व गुरु बने। ये 5वां कालखंड की जगह ये 6वां कालखंड हो गया, और हमने ज्ञान की उच्चतम ऊंचाई को प्राप्त किया। उसके बाद सीधे आप बुद्ध महावीर के काल पे आ जाइए। मैं इसको 7वां कालखंड मानता हूँ। राम कृष्ण, राम से 5000 साल बाद कृष्ण हुए, कृष्ण से जो है 1500 साल बाद बुद्ध महावीर हुए। तो ये 7वां 8वां कालखंड के आसपास आ गया। उसके बाद सीधे 712 ईस्वी में आ जाइए, जब मोहम्मद बिन कासिम आया और सोमनाथ मंदिर पर हमले हुए। उसके बाद 1000 सालों की गुलामी देखी हिंदुस्तान में, आक्रांता आते रहे, और इन 1000 सालों की गुलामी में भारतीय शिक्षा पद्धति और सनातन संस्कृति को पूरे तरीके से समाप्त करके रख दिया। आदि शंकर
आदि शंकराचार्य अगर नहीं होते तो हमारे देश में जितनी पद्धतियां हैं वो सब समाप्त हो चुकी थी। लेकिन उस एक महापुरुष के कारण हम सारी चीजों पर वापस लौटे। और जब अंग्रेज आए, गुलाम वंश के बाद, तुगलक वंश के बाद, उसके बाद मुगल आए, मुगल के बाद फिर अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के वक्त में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद जो है फुल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद 19वीं शताब्दी में सूचना क्रांति की तरफ हम धीरे धीरे बढ़े। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो सूचना क्रांति का जन्म हुआ इंदिरा गांधी जी के बाद। और अब सूचना क्रांति के बाद जो है इंटरनेट की क्रांति आई। उसके बाद इतने रिसोर्सेज दुनिया में बिजनेसमैनों ने पैदा किया कि अब जो नया जमाना है, जो 10-12 खंडों में मैंने 3 लाख साल के इतिहास को बांटा, नया जमाना स्टार्टअप का है। और स्टार्टअप भी 2-4 साल चला, लेकिन उसके बाद जितना विकास आप सोचिए, एआई का जमाना आ गया है, लेकिन सोचिए कि 3 लाख सालों में जितना विकास हुआ उतना विकास अगले 3000 सालों में हुआ। जितना अगले 3000 सालों में हुआ उतना 300 से भी कम सालों में उससे ज्यादा विकास हुआ। और जितना 300 सालों में हुआ उतना अगले 30 सालों में हुआ। और जितना 30 साल में पहले काम होता था उतना अब दिनों में काम हो जाता है। तकनीक इतना उन्नत हो चुकी, इतना हम आगे बढ़ चुके हैं पूरी दुनिया के लेवल पर। तो बात किताबों की हो रही थी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत देश जो ज्ञान और पांडित्य की ऊंचाई पर था, हम विश्वगुरु थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज भारत देश की जो सूची है ज्यादा किताब पढ़ने वाले देशों की, उसमें निचले लेवल पे हम हैं सबसे। इसका मतलब हमारे यहाँ किताब पढ़ने का चलन नहीं, लोग पढ़ना नहीं चाहते। तो ऐसा क्यों है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते? ऐसा इसलिए है कि लेटली मैंने फील किया कि हमारा सारा ज्ञान अतीतोन्मुखी है। बहुत कम लोगों को मैं ये देखता हूं कि भविष्य की चेतना से भरे हुए हैं, नए मनुष्य के जन्म की दिशा देने के लिए कुछ नया बनाना चाहते हैं, समाज को कुछ नया देना चाहते हैं। अभी मैं एक जगह गया था, वहां संबोधन में मैंने यही बात बोली। IIMT ग्रेटर नोएडा में फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन करने 8 तारीख को गया था। मैंने बोला कि रोज एक कदम आगे बढ़ना है, और एक कदम आगे बढ़ने का जिम्मा केवल ऐसा नहीं है कि युवाओं पर, सब पर। जो देश की आबादी, देश के लोग रोज एक कदम बढ़ने की कला जानेंगे, समझेंगे, वही देश तरक्की कर पाएगा। एक कदम आगे बढ़ने से मेरा मतलब गुणात्मक परिवर्तन से है। एक कदम आगे बढ़ने से यही नहीं कि यहाँ से चल के वहां पहुंच जाओ तो हम तो 100 कदम चल दिए, नहीं, उससे कुछ नहीं होता धरती नापने से। जहां आप हैं वहां अपने को गुणात्मक रूप से परिवर्तित करना, यानी कि अखबार आया, एक नया अंग्रेजी का शब्द सीख लेना, जीवन उपयोगी बातें सीख लेना, कबीर का एक दोहा, तुलसी का एक दोहा जो जीवन में काम आए, ऐसी तमाम चीजें रोज रोज सीखते सीखते अपने को एक सामान्य से असामान्य व्यक्ति के रूप में परिवर्तित करने के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं, मैं उसको एक कदम रोज चलना कहता हूं। तो कुछ महान लोगों ने पुस्तकों के चमत्कार को बताया, और मैं आपको बता दूं कि दुनिया के जितने बिलियनियर और ट्रिलियनियर हैं, उनके जीवन में 12 महीनों में से साल का 1 महीना, 30 दिन की जो छुट्टी लेते हैं वो किताबें पढ़ने के लिए लेते हैं। वो मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे गूगल के जो ओनर हैं वो हों, चाहे एलन फिंच है जो ब्लैक रॉक का मालिक है, जो $10 ट्रिलियन की संपत्ति जो चलाते हैं, रोथस्चाइल्ड फैमिली है, जो मतलब आंका गया है अभी कि रोथस्चाइल्ड फैमिली की पूरी एंटरप्राइज वैल्यू आप समझ लीजिए कि अमेरिका से भी बड़ी है अकेले। $300 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ा एंटरप्राइज है रोथस्चाइल्ड का।
तो ये यहूदी जूस फैमिली जो है, ये दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। ये सब साल में 1 महीना छुट्टियां लेते हैं किताबें पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी हम कभी छुट्टी नहीं लेते किताब पढ़ने के लिए। हमें किताबों की जरूरत ही नहीं रही। हमारा जीवन हिंदुस्तान में तो गड़े हुए पेड़ की तरह ही रहा। हम एक जगह खड़े हैं, वहीं यथावत खड़े रहे। और देखिए, आदमी और जानवर में बड़ा एक बेसिक अंतर है, चेतना का और बुद्धि का। पशु को देखिए पूरा पैदा हो जाता है, बस उसका आकार बढ़ता है, लेकिन आदमी जब पैदा होता है तो उसके अंदर संभावना परमात्मा बनने की भी होती है। और जीते जी इसी पृथ्वी पर, इसी भारत भूमि पर लोग आदमी के रूप में पैदा होकर हमेशा भगवान के रूप में अमर हो गए। उस कड़ी में बुद्ध का, महावीर का, कबीर का, इन सब लोगों का नाम आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारी आपकी तरह ही इनकी जीवन यात्रा रही। भले राजाओं के घर में पैदा हुए, लेकिन पैदा इंसान के रूप में ही हुए। लेकिन चलिए, ये लोग तो राजाओं के बच्चे थे, कबीर किसके बच्चे थे? मैं कबीर को देखता हूं तो मेरी आस बहुत बढ़ती है कि एक आदमी जिसके पास न कुल था, न खानदान था, न माँ थे, न पिता थे, सड़क के किनारे गुरु रामानंद के द्वारा पाए गए नवजात बच्चे थे। और जिसके पास कुछ न हो वो समझ ले कि सब कुछ होने का भी कोई मतलब नहीं। जिसके पास धन न हो उसकी चाह धन के प्रति बनी रहती है। जिसके पास खाना न हो उसका खाने के प्रति बहुत आग्रह बना रहता है। जिसके पास अच्छा घर न हो घर के प्रति आग्रह बना रहता है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था उसको कैसे बोध हो गया कि सब मिथ्या है, व्यर्थ है। और कबीर ने भी उतना बड़ा ही परम पद पाया। और जब तक ये पृथ्वी रहेगी कबीर जिंदा रहेंगे। मैं मानता हूं कि कुरीतियों पर, कर्मकांडों पर और जितनी व्यर्थ की थोथी चीजें उस पर कबीर के बराबर का प्रहार मैंने इतिहास में नहीं देखा किसी व्यक्ति ने किया। तो आप लोगों ने नेपोलियन का नाम सुना होगा, आप लोगों ने जूलियस सीजर का नाम सुना होगा। ये हमारे देश के बाहर के वे लोग हुए जिन्होंने किताबों को बड़ा आदर दिया। नेपोलियन सेना में एक सामान्य सैनिक था, लेकिन जब उसने एक बार बोला था अपनी माँ को पेरिस घुमाते वक्त कि माँ, ये जो किला है, जैसे हमारे यहाँ लाल किला है वैसे पेरिस में भी किला है, कि मैं एक दिन तुमको गिफ्ट करूंगा। तो उसकी माँ ने कहा कि भाई तुम दिन में भी शराब पीने लगे हो, ऐसा कोई बोलता है? उसने बोला कि नहीं, मैंने शराब नहीं पिया है, मैंने ऐसा सोचा। और वो वक्त आया कि नेपोलियन ने धूल में गिरे हुए फ्रांस के मुकुट को किसी लुई फिलिप 14 से लिया और तलवार की नोक से उठा के अपने माथे पे रखा। और नेपोलियन अक्सर कहा करता था कि भाई मैं तभी तक इस कुर्सी पे बैठने का हकदार हूं जब फ्रांस की झोली में एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी जीत लाकर डालता रहूं। वो नेपोलियन जब भी युद्ध के लिए निकलता था तो उसकी पूरी लाइब्रेरी उसके साथ चलती थी, पूरी लाइब्रेरी। और नेपोलियन ने एक सामान्य सैनिक से लेकर शहंशाह तक की यात्रा की। और नेपोलियन ने अपनी आत्मकथा में जो लिखवाया है या जो लोगों ने उसके ऊपर लिखा है कि एक सामान्य सैनिक से यहाँ तक की यात्रा के पीछे उसके ज्ञान का बड़ा हाथ था। भर्ती सैनिक के रूप में हुआ, लेकिन फ्रांस का शासक बना जो खानदानी आदमी नहीं था। राजशाही परिवार से निकलकर कोई एक आदमी जिसने फ्रांस की गद्दी तक पहुंचने का सफर किया वो नेपोलियन। और एक और कहानी है किताबों के बारे में कि जूलियस सीजर अपनी जहाज से जा रहे थे, तब ये एरोप्लेन नहीं आए थे दुनिया में, और बहुत भयंकर तूफान उनका जहाज फंस गया। जहाज पर बहुत सोना भी लगा हुआ था। उन्होंने किताबों को बचाने के लिए सारा सोना समंदर में फेंक दिया। जब फेंकवाने लगे तो उनके सेनापति ने कहा कि ये आप क्या करवा रहे हैं, बड़ा मुश्किल से इतना धन संग्रह हुआ है, इससे अच्छा किताबें फेंक देते हैं। उन्होंने बोला कि अरे मूर्ख, ये किताबें नहीं रहेंगी तो अगली पीढ़ी सोना कैसे बनाएगी, ये ज्ञान हम यहीं खत्म हो जाएगा, इसलिए किताबें बचा लेते हैं, सोना फेंक देते हैं।
तो जो लोग किताबों को सोने से ऊपर समझने की समझ रखते थे, उनके देश आज देखिए कहाँ हैं और आज हम कहाँ हैं। अमेज़न के जंगलों में तो बताया जाता है कि पेड़ भी 5-7 फीट 5-10 सालों में खिसक जाते हैं। हिंदुस्तान का आदमी पेड़ की तरह एक जगह लग गया है, वो न कहीं इधर जाता है न उधर जाता है। भाई शरीर जवान है लेकिन चेतना बूढ़ी है, उसके अंदर कुछ नया करने का साहस नहीं है, कहीं अज्ञात में छलांग लगाने जैसी मेधा नहीं है। यहाँ के आदमी की चेतना तो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि एक नाला भी पार करना हो तो इतिहास जानना चाहता है। सरदार पूर्ण सिंह की 12वीं क्लास में जो आचरण की सभ्यता गद्य गरिमा में जो था, तो सबने पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड से मैं भी पढ़ा हूं। तो चेतना की उच्चतम ऊंचाई के बारे में सरदार जी का ये निबंध मुझे बड़ा मन को भाता है कि भाई एक कुलीन परिवार नाव पर यात्रा करते हुए जा रहा था और उस परिवार की एक महिला किसी तरह से फिसलकर नाव से गिर गई, पानी में डूबने लगी। जिनकी पत्नी थी वो भी छलांग नहीं लगाए, जिनके परिवार की थी वो भी उन्होंने भी छलांग लगाना नहीं समझा। उसको बचाने के लिए कौन छलांग लगाया? वो मल्लाह का जो सहयोगी लड़का था उसने छलांग लगाई और उस महिला को बचा के ले आया। इस कहानी से मैं ये समझाना चाहता हूं कि भले वो कुलीन परिवार था लेकिन उसकी आचरण में जो सभ्यता थी, उस गरीब आदमी ने सबके सामने ये सुनिश्चित किया कि तुम भले कुलीन हो लेकिन तुम्हारी आत्मा मरी हुई है। और जिस परिवार से उसका कोई नाता नहीं, रिश्ता नहीं, जिस औरत को कभी वो जाना नहीं, समझा नहीं, उसके लिए उसने छलांग लगाई और उसका जीवन बचाया, अपना जीवन दांव पे लगा के। नियमतः तो उस परिवार के किसी आदमी को उतरना चाहिए था, ये रिस्क लेना चाहिए था, लेकिन आपने रिस्क लेना छोड़ दिया। हिंदुस्तान ने अज्ञात में उतरना छोड़ दिया, रिस्क लेना छोड़ दिया। ये जो थोड़े बहुत चंद्रयान, मंगल, ये सब जो चीजें आप देख रहे हैं, ये दुनिया का धक्का है जिसके कारण हमें भी करना पड़ रहा है। 50-75 साल के इतिहास में सुई से लेकर जहाज तक कुछ हमने बनाया ही नहीं। दुनिया ने धक्का दिया, दुनिया की तमाम चीजों से हमारा परिचय हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबल विलेज में हम रहने लगे, तो एक तेजस हमने बना लिया। मुझे इस बात पर बड़ी गहरी आपत्ति है कि ये मरे हुए लोगों का देश है। इस देश के लोगों के अंदर आत्मा बची नहीं, और आत्मावान लोग जब कुछ करना चाहते हैं तो बाकी लोग उनको मिलकर मार देते हैं। इसलिए आत्मा की आवाज और आत्मा की ऊंचाई को पाना सबसे बड़ा आधुनिक मूल्य है, मैं मानता हूं आज के जमाने में। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे लगता है बच्चों में अकुलाहट दिख रही है और अजीत भैया ने भोजन का प्रबंध भी किया है। एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो कि कहा जाता है कि गांव के लोगों में बड़ी आत्मा होती है। मान लीजिए अमेरिका में सबसे ज्यादा नोबेल लॉरियट हैं। डेल कार्नेगी ने अमेरिका के एक शहर में बड़ी लाइब्रेरी बनवाई। वो वहां का बिलियनियर आदमी था, अपनी सारी संपत्ति दान करके गया कि अमेरिका के हर एक शहर में बड़ी लाइब्रेरी बननी चाहिए, विशालतम, और बनी। और 400 नोबेल लॉरियट जो है अमेरिका में रहते हैं। हमारे देश में 4 भी नहीं, 150 करोड़ की आबादी, 4 भी नहीं। तो ये सब बातें सोचने पर बड़ा मजबूर करते हैं कि ऐसी क्या बुनियादी भूल हम करते हैं कि 150 करोड़ की आबादी में 4 नोबेल पाने वाले भी लोग नहीं है। वो गिनेंगे तो 4-5 संख्या निकल आएगी, लेकिन उनसे कोई अब जिन लोगों को जगदीश चंद्र बोस अमेरिका सेटल हो गए, तो आप लोगों से एक सवाल, एक तरफ दुनिया की सारी दौलत रख दिया गया, जिसमें सारे बिलियनियरों का जितना पैसा है तराजू का एक पलड़ा बनाया जाए, उस पर रख दिया जाए, और एक तरफ संयुक्त रूप से हमारे बुद्ध, महावीर और मान लीजिए कबीर को रख दिया जाए तराजू के एक पलड़े में।
आप किसे आधुनिक मूल्य मान के चुनेंगे, धन को या बुद्ध, महावीर या कबीर को? कौन कौन लोग धन चुनना चाहेंगे, कौन कौन लोग बुद्ध, महावीर, कबीर को चुनना चाहेंगे? बताइए। बुद्ध, महावीर, ये जीवन का सबसे उच्चतम मूल्य है। अगर कोई आदमी पैसे के लिए बुद्ध, महावीर और कबीर जैसे लोगों को ठुकरा दे, इसका मतलब उसकी आत्मा मरी हुई है। मेरे जैसा आदमी यही रीड करेगा और यही बोलेगा, क्योंकि पैसा जितना बासी चीज इस धरती पे कोई चीज है नहीं। लेकिन एक धारणा ने हिंदुस्तान का बड़ा नुकसान किया कि हम पैसे के लिए भटकते रहे, गला काटते रहे, भाइयों के बीच जमीन जायदाद का झगड़ा विवाद चलता रहा। लेकिन एक तरफ समझा दिया गया कि सब धन, रुपया, पैसा सब मोह माया है। इस एक धारणा ने हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को गरीब बना दिया। अगर ये सब मोह माया है तो हम क्यों कटोरा लेके जाते हैं अमेरिका, IMF से, वर्ल्ड बैंक से भीख मांगना? हम अपने में इतना सक्षम हो जाए कि हम चला लें, जैसे चाइना चला रहा है। चाइना में कोई गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, प्रिंटरेस्ट, ये सब कुछ नहीं चलता। कोई लिंक्डइन, फिंक्डइन कुछ नहीं। जो कुछ भी है उसने अपना बनाया, उसका डेटा उसके पास है। आज डेटा सोना से भी ज्यादा कीमती चीज है। आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, गूगल करते हैं, सर्च इंजन यूज करते हैं, तो आपके बारे में एक एक चीज उसको पता है। जितना आपको स्वयं के बारे में नहीं पता, उतना उसको पता है आपके बारे में। तो यही कुछ बुनियादी भूलें हैं जो हिंदुस्तान ने किया। और हिंदुस्तान की चेतना, शरीर जो जवान है 70% लोगों का, लेकिन चेतना बूढ़ी की बूढ़ी है। अगर इस दिशा में प्रयास किया जाए, और मैं मानता हूं कि अगर मेरे प्रयास से 10 आदमी का भी मन बदले तो मेरा जीवन तो धन्य है। जो जहां है, अगर उसको लगे कि भाई चेतना बदलने का काम करना है, लोगों को जगाने का काम करना है। 70% युवा आबादी रखने वाला ये देश आज $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को चेज कर रहा है। जितने को हम चेज कर रहे हैं उतने की एक अमेरिका कंपनी एनवीडिया है, एक कंपनी, दूसरी कंपनी एप्पल, तीसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, एक एक कंपनियां इस देश से ज्यादा धन रखती है। तो आप सोचिए कि आप कितने गरीब आदमी, ये देश कितना गरीब है। अब डेटा आंकड़ा से आप बता दीजिए कि भाई ऐसा बढ़ गया, वैसा बढ़ गया। मैं कोई किसी व्यवस्था, सरकार या किसी उसके खिलाफ नहीं हूं। मुझे इस बात से बड़ा अंदर से उलझन महसूस होती है। इसलिए मैं जिस भी मंच में जाता हूं ये बातें बोलता हूं, और बोलना बड़ा जरूरी है, बोलना चाहिए, नहीं तो बोलेगा कौन?